अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो चुका है। हतमी माहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर हुआ है और मुश्तरका इसका जो एलामिया है वो भी जारी कर दिया गया है। कौन जीता और कौन हारा, ये अहम सवाल हैं। 4 माह तक धुआं, बारूद, धमकियां, पाबंदियां, मिसाइल और सिफारती शतरंज की चालें चलती रहीं। दुनिया सांस रोके ये तमाशा देखती रही, मगर आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की मेज़ तक पहुंचा, बल्कि सवाल ये है कि इस तूफान के बाद असल फाते कौन है। वो ईरान जो बरसों से मौशी दबाव, पाबंदियों और आलमी तन्हाई का सामना करता रहा, आज माहदी की सूरत में अपने मुंजमद असासों, तेल की बरामदात और मौशी बहाली की उम्मीदें देख रहा है। दूसरी तरफ अमरीका है जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कहानी यहाँ पे एंड नहीं होती। मुआहदे के बाद भी बहुत से सवालात ऐसे हैं जो बाकी हैं कि क्या अमरीका अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, क्या ईरान अपने वादों पर कायम रहेगा, क्या खित्ते में मुस्तकिल अमन आएगा, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस मुआहदे का फातेह कोई एक मुल्क है या फातेह वो करोड़ों आम लोग हैं जो जंग नहीं बल्कि अमन चाहते हैं, तबाही नहीं तरक्की चाहते हैं, मिसाइल नहीं बल्कि रोजगार चाहते हैं। ये वो सवाल हैं जो अपने पैनल के सामने हम रखेंगे। पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और एडिटर अल अरेबिया न्यूज़ मंसूर जाफर साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। जावेद मलिक साहब से मैं डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी। जावेद साहब, पिछले साल 22 जून का दिन था जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, और एक साल के अंदर पाकिस्तान ने यह मुमकिन कर दिखाया कि एज अ मीडिएटर इन दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आया। पहला राउंड स्विट्ज़रलैंड में हुआ, उसके मनाजिर, उसकी फुटेज, उसका एक एक लम्हा जो है वो पूरी दुनिया ने देखा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना यादगार था पाकिस्तान के लिए ये, कितना ज़्यादा प्रेस्टिशियस ये मोमेंट था पाकिस्तान के लिए, कितना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान ने कर दिखाया। जी जवेद साहिबा, थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से आपको भी, तमाम देखने वालों को, शुरुका को अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आपने बिल्कुल अक्कासी की उन तमाम सेंटिमेंट्स की जो तकरीबन तमाम पाकिस्तानी फील करते हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने, बिलखुसूस मैं कहूँगा फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान की सफारतकारी के शोबे में एक बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान का लोहा मनवाया है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए, हर पाकिस्तानी के लिए वो एक फ़ख्र का बायस है। यकीनन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन यूएस एंड ईरान, ये एक बहुत ही संगीन नोयत इख्तियार कर रहा था। हम देख रहे थे कि दोनों ममालिक के दरमियान, जो आपने कहा बिल्कुल सही, कि जंग पहले, एक साल पहले भी हुई, फिर हमले हुए, फिर रुके, फिर दोबारा हमले हुए। बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि ये तकरीबन सिर्फ अभी से नहीं बल्कि 47 साल से, जब ये रेवोल्यूशन आया था ईरान में, उस वक्त से लेकर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा ही रहे हैं। चाहे उनकी मुख्तलिफ नोयत हुई, बाज़ाब्ता तौर पर जंग नहीं हुई, लेकिन कोल्ड वॉर का सा माहौल रहा। हमने देखा कि फिर कुछ अरसे पहले जब प्रेसिडेंट ओबामा, हर प्रेसिडेंट जब आया है अमेरिका में, जिमी कार्टर के ज़माने से लेकर, उस वक्त भी आपको याद होगा बहुत कशीदा सूरत हाल थी। फिर जितने भी प्रेसिडेंट्स उसके बाद आते रहे हैं, उन तमाम ने अपने अपने अंदाज में इस मसले को डील किया। प्रेसिडेंट ओबामा के ज़माने में JCPOA एग्रीमेंट हुआ, लेकिन अभी हमने देखा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद एक तरह से दोबारा जंग की तरफ हम बढ़े। और जब हम जंग की तरफ बढ़े तो दुनिया ने ऑलमोस्ट हाथ खड़े कर लिए थे, कोई भी इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का बीड़ा नहीं उठा रहा था। उस मौके पर पाकिस्तान ने जो है एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, पेचीदा और मुश्किल एफर्ट्स, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो थे वो अपने जो है वो शुरू किए। और हमने पहले इस्लामाबाद टॉक्स हुए, और अब हम जब ये देख रहे हैं कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सफारतकारी को अप्रिशिएट किया गया है। और मैं यूँ कहूँगा कि इसके साथ साथ जो कतर का शामिल हाल होना है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, बिकॉज हम जानते हैं कि ख़ित्ते में अमन के लिए खलीजी ममालिक का इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा बनना भी, मैं समझता हूँ, बहुत खुश आइन है। तो इस्लामाबाद का प्रोसेस जो शुरू हुआ वो एक बैनुल अक़वामी सतह पर, जो दुनिया की वर्ल्ड डिप्लोमेसी का एक कैपिटल समझा जाता है स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे आज पाकिस्तान उसको लीड कर रहा है। अमन की काविशें जो पाकिस्तान किए हुए, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी के लिए फ़ख्र का बायस है। ऑफ कोर्स हमारी
उम्मीदें हैं कि इस तमाम प्रोसेस जो है इसके नतीजे में एक देर पा अमन जो है वो सामने आएगा। और जो मुस्तकिल MOU जंग था बंदी वो और देर पा अमन हो, बिल्कुल यही है। इसी को आगे हम लेके चलेंगे और आपसे यकीनन मैं पूछना चाहूँगी कि इन मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या है, क्या मुस्तकिल अमन हम देख पाएंगे या नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ब्रिगेडियर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगी, पाकिस्तान ने आखिर वो कर दिखाया जो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। हमने देखा कि ईरान और अमेरिका ये जो कशीदगी थी, इसमें जब हम देखते हैं कि कशीदगी बहुत ज़ोरों पे चली जाती है, जब ऐसा लगता है कि रुकना मुमकिन नहीं है और अमेरिका कुछ ना कुछ कर देगा, तो तभी पाकिस्तान जो है वो अपना रोल प्ले करता है। और अभी भी हमने देखा कि सर स्विट्ज़रलैंड में जो ये मुज़ाकराती दौर हुआ, इसका एलामिया भी जारी हो गया है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के किरदार को देखा। किस तरह से देखते हैं सर, कितना मुश्किल था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस थे जिससे नबुर्द आज़मा होकर यहाँ तक पहुँचे कि दोनों फरीकैन को एक बार फिर हमने इकट्ठा किया? जी बहुत शुक्रिया। वाकई ये एक नामुमकिन तो नहीं था, लेकिन एक मुश्किल काम था, क्योंकि दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं वो अल्टीमेटली मुज़ाकरात पे ही आके खत्म हुई हैं। और इसमें भी आपने देखा कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मुज़ाकरात जो थे वो भी 14 पॉइंट पे खत्म हुए थे और उसमें भी जून का महीना था जब वो कंक्लूड हुए थे। तो उस हिसाब से जून का महीना इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मिडल ऑफ द वॉर पाकिस्तान ने काम शुरू किया था, जब जंग अपने उरूज पे आप कहें ही, पहला सीज फायर हो गया था, थर्ड पार्टी मेडिएशन जो अपना ओमान कर रहा था उसके ऊपर भी हमला कर दिया था। हालांकि उस वक्त भी ओमान के वज़ीर खारजा ने कहा था कि वी हैड रीच ऑलमोस्ट रीच द पीस डील, लेकिन हमें पता चला कि अमेरिका और ईरान हमला करने वाले, इजराइल हमला करने वाले, तो हम पीछे बैक ऑफ कर गए। यानी वो बैक ऑफ कर गए, तो बैक आउट कर गए, तो उन्होंने कोशिशें छोड़ दी थी। वहां से पाकिस्तान ने इस चीज को उठाया और खुद ही इनिशिएटिव लिया। अब इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो आप पूछ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस अमन के प्रोसेस में सबसे बड़ी रुकावट डोनाल्ड ट्रंप खुद था। अच्छा। इजराइल तो था ही था, क्योंकि इजराइल तो आपको पता है दहशतगर्द मुल्क है, इलीगल मुल्क है, गैर कानूनी मुल्क है। वो तो बिलीव ही ज़ियोनिज्म पे और दहशतगर्दी पे करता है, तो उसने तो करना ही था। लेकिन मेरा ख्याल इस तमाम प्रोसेस में डोनाल्ड ट्रंप खुद भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था, और अभी भी उसने ऑब्स्टिकल का उन्होंने रोल प्ले कर दिया। कल जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो उन्होंने फिर ईरान को तड़ी लगानी शुरू कर दी। इसके ऊपर ईरान ने कहा कि हम तो मुज़ाकरात छोड़ के जा रहे हैं, बिकॉज हम कोई धमकी तो बर्दाश्त कर नहीं सकते। उसके बावजूद पाकिस्तान ने इसलिए इस चीज का सिरा नहीं छोड़ा कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनकी डायरेक्ट बात होती थी ट्रंप से। और आपको पता है जब लंच हुआ था और 1 घंटे की मुज़ाकरात हुई थी, उसके बाद ट्रंप ने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान जो है ईरान को अमेरिका से ज्यादा समझता है। तो इसलिए वो जब भी कोई चीज आप ऐसी तहजीबों के खत्म होने पे 40 साल पे पहुंचते थे, तो पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब बात करते थे ट्रंप से, और फिर वहां से एक नई चीज शुरू होती है। और अगर आप इनकी तमाम डिटेल्स को पढ़ें तो उसमें आपको ये लगेगा कि ट्रंप खुद बड़ी जल्दी में था, और वो जब ये देखता था कि डील जो है वो ईरान की तरफ से नहीं एग्री हो रहा, तो वो एजिटेट हो जाता था, और उस एजिटेशन में वो ये कहता था कि मैं तहजीबें मिटा दूंगा। बट ही वांटेड कि जी किसी ना किसी तरह ये डील हो, क्योंकि उसका मैं उसका रीजन ये देखता हूँ कि जो 2025 का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पेपर था अमेरिका का, उसके अंदर उन्होंने ट्रंप ने लिखा था कि जी आफ्टर लिविंग द प्रेसिडेंसी he wants to be known as a man of peace। तो वो खुद भी ये चाहता था कि किसी तरह ये अमन हो, और वो फंस गया था। जैसे अब आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन इस वक्त ये है कि उसने अपने लिए ना कुछ चीज़ें प्लान की हुई हैं, और वो चीज़ें उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो नहीं रही हैं। चाइना के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं मुतमईन नहीं हूँ, और वैसा वो दौरा नहीं था जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो दौरा भी वो दोबारा करने जा रहे हैं। जावेद मलिक साहब, ये बताइएगा, सबसे पहले तो पाकिस्तान के किरदार की कल हम बात करेंगे, आपसे भी मैं यही सवाल पूछना चाहूँगी। दूसरा सर, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ये प्रूव कर दिया कि ही इज़ नॉट स्टेबल पर्सन। जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी तो उन्होंने वो डेटरेंस का सहारा लेने की कोशिश की, वो डेटरेंस जिसने इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी कशीदगी में उन्हें बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुंचाया। तो सर कैसे देखते हैं आपके जो सालिसी थे, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की बात करें, कतर को भी हम शामिल कर लेते हैं, किस तरह से उन्होंने ये मुज़ाकरात की नाकामी को बचाया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपनी पूरी कोशिश कर दी थी कि ये नाकाम हो जाए।
जवेरिया साहिबा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। मैं ये नहीं समझता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो पीस प्रोसेस को ख़त्म करना चाहते थे। अगर वो करना चाहते होते तो अपने डेलीगेशन को पाकिस्तान इस्लामाबाद ना भेजते, तो सर फिर रीजन नहीं स्विट्जरलैंड में। जी नहीं तो उनके जो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ आए हुए हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट और उनके जो दोनों एनवॉयज हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के एनवॉय हैं, उनकी तायद से, उनकी अप्रूवल से आए हैं। उनकी मर्जी के बगैर वो नहीं आ सकते वहाँ पे। तो मेरा 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 ये ख्याल नहीं है कि वो इस पीस प्रोसेस को डील करना चाहते। देखिए, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर है, और एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल मीडिएटर के लिए ज़रूरी है कि वो दोनों अतराफ के पॉइंट ऑफ व्यू को बैलेंस के साथ आगे लेकर जाए। हम किसी एक तरफ की साइड नहीं ले सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ईरान जो है वो सही है और अमेरिका मैं क्लियर करना चाहूंगी, हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं चाहते कि पीस प्रोसेस जो है वो डीरेल हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कल जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ये प्रेशर टैक्टिक्स जो उन्होंने यूज़ किए, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड थे? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं। वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं आवाम की तरफ से, ठीक है। वो किसी पार्लियामेंट्री सिस्टम से नहीं आए हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक वजीर आजम, जैसे अभी आपने देखा बरतानिया के वजीर आजम ने जब अपना इक़्तिदार, अभी उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनके वो जो सपोर्ट खोली उन्होंने, क्योंकि वो एमपीज जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एक वजीर आजम को इलेक्ट करते हैं। अमेरिका का सिस्टम जवेरिया साहब ऐसा है कि आम इंसान डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट के पास पूरी, ही इज अ वेरी एम्पावर्ड प्रेसिडेंट, यानी वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, उनके पास तमाम वीटो के इख्तियारात हैं। उनकी मर्जी के बगैर ना जेडी वैंस वहां आ सकते हैं, ना कोई दूसरे लोग, नहीं पीस प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो मेरी नज़र में वो पीस प्रोसेस को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है, आप जानती हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल, आज पाकिस्तान जिस इंपॉर्टेंट किरदार को अदा कर रहा है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मुस्बत रिलेशनशिप है। तो हम अगर हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप ना होती तो हमारे पास ये रोल भी ना होता। आज हम हमारे प्रेसिडेंट को, आज हमारे फील्ड मार्शल को जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ये कहते हैं कि दुनिया में दो अहम तरीन शख्सियात हैं जिनसे मैं हमेशा बात करता हूं, एक मेरी बेगम है और दूसरी फील्ड मार्शल साहब, और आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं तो इस वजह से ना पहुंचते, कि जब हम ना पहुंच सकते अगर फील्ड मार्शल ना होते। तो हमारे यहाँ हमारे बारे में, जब अमेरिका से हमारे बारे में पाकिस्तान की काविशों को, जब फील्ड मार्शल की काविशों को अमेरिका अप्रिशिएट कर रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम अमेरिका की जो अप्रिसिएशन है उसको रेसिप्रोकेट करें। मंसूर जाफर साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। मंसूर साहब, आपको अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ सर आपका पॉइंट सबसे पहले मैं लेना चाहूँगी कि कल पाकिस्तान ने जो कर दिखाया मुज़ाकरात की टेबल पर, एक बार फिर दोनों बड़े फ्रीकैन जो बरसों से एक दूसरे के मुखालिफ नज़र आ रहे थे, एक बार फिर जो है वो आमने सामने नजर आए। किस तरह से आप देख रहे हैं सर? एक साल मुकम्मल हो गया, पिछले साल 22 जून को ही अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, और अब पाकिस्तान ने मुमकिन कर दिखाया कि दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पे ले आया है। पाकिस्तान की कोशिशों को कैसे देखते हैं आप? ये यकीनन एक बड़ा तारीखी लम्हा है, खासतौर पे वो फरीक जिनका 47 साल तक बाहमी सफारती राब्ता, किसी किस्म का कोई डिप्लोमेटिक चैनल जो है बराह रास्त मौजूद नहीं था। ये पाकिस्तान की सालिसी और पाकिस्तान की जो आप तो कह लीजिए डिप्लोमेसी है, ये उसकी बरकत है कि ये दोनों आर्क राइवल जो हैं वो न सिर्फ कल आपको एक मेज पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए दिखाई दिए, बल्कि उन्होंने उन कोर इश्यूज पर, उन कंटेशियस इश्यूज पर बातचीत भी की कि जो इन मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ तनाज़ात के हवाले से आज तक जो है वो बोन ऑफ कंटेंशन बने आ रहे हैं। उसमें न्यूक से लेके एक वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट जो है, जो 14 नुकात की सूरत में एक वाइड कंट्रोल ऑफ फ्रेमवर्क जो है उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, उस पर मुज़ाकरात का आगाज हुआ। और यकीनन इसमें बहुत सारे ऐसे मराहिल भी आए गुफ्तगू के दौरान कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी आदत से मजबूर होकर उन्होंने अपने सोशल ट्रूथ का सहारा लिया, वो लग रहा था कि उन्हें शायद अपने जो नायब सदर है उन पर एतमाद नहीं है, इसी वजह से वो पेविलियन में बैठकर जो है वो क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे या बेसबॉल खेलने की कोशिश कर रहे थे। और उसका बैड टेस्ट आपने देखा कि ईरानी वफद ने उनके उन सख्त उस बयानात पे एहतजाज किया और मुज़ाकरात का बाइकआउट करने का भी एक लिहाज से इंडिया दिया। यही सवाल मैं जावेद साहब से भी कर रही थी, मैं आपसे भी करना चाहूंगी कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, इसे आप कैसे देखते हैं? ये कहना कि मुआहिदा ना किया तो ईरान को तबाह कर दूंगा, तुम वापस नहीं जाओगे। ईरान ने रिटेलिएट भी किया और उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। क्या समझते हैं अभी, क्या सोच के उन्होंने ये सब किया होगा?
काश के वो कुछ सोच के ये करते तो तब तो इसका कोई जवाब दिया जा सकता है। मुसीबत ये है कि वो बगैर सोचे सारे काम करते हैं। असल में उन्हें दाखिली तौर पे जो इस वक्त दबाव का सामना है, चाहे वो रिपब्लिक्स का है या डेमोक्रेट्स का है या अवामुन नास का है, अब उनके पास उन्हें दिखाने के लिए कोई ऐसी विक्ट्री, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो इसी नौयत की धमकियां, धौंस और धांधली जो है उसका सहारा लेकर अपने अवाम को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने ईरान को निचले बिठा दिया है, वो मुज़ाकरात की मेज पे हमारे साथ बैठ गया है और हम उससे आज नहीं तो कल फलां चीज मनवा लेंगे, फलां चीज मनवा लेंगे। तो ये चीज जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईरान में एक मजीद अज़्म और हौसला पैदा कर देती है कि वो किस बिरते पर, किस बिना पर हमें धमकाते हैं। क्या वो हमारी तारीख से आगाह नहीं है? वो तारीख जिसे मिटाने के दर पे थे, आज वो उसी तारीख के चरणों में बैठ के हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यही सूरत हाल आपको इसराइल के अंदर दिखाई देती है। वहां पे मुख्तलिफ सर्वे जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त ईरान जो है वो एक फाते मुल्क के तौर पे 92% शहरी ये कह रहे हैं कि ईरान फाते है। जी, तो अब ये वो सिचुएशन है कि जिसको टैकल दोनों मुल्क नहीं कर पा रहे हैं। इसराइल अपना गुस्सा जो है वो लबनान के अंदर हमलों की सूरत में निकालता है और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपने नायब सदर की क़यादत में होने वाले मुज़ाकरात जो हैं उनको ताराज करने के लिए अपने सोशल ट्रूथ का सहारा लेते हैं। बिल्कुल सही, और इस नौयत की बातें करते हैं। लेबनान की आपने बात की, इसराइल की आपने बात की। मैं ब्रिगेडियर साहब आपके सामने यही सवाल रखना चाहूंगी। इसराइल में सर्वे हुआ है और 92% शहरी ईरान को इस जंग का फाते करार दे रहे हैं। और सर दूसरी तरफ ईरान ने दो टूक अल्फाज में वाजे कर दिया है कि लेबनान जो है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में लेबनान तनाज़ा सर फहरिस्त है। सर कैसे अब इसराइल इसको टैकल करेगा? क्या अमेरिका की मदद हासिल होगी या अमेरिका रोकेगा इसराइल को कि अपना जो स्पॉइलर का रोल है वो प्ले ना करे, या कैसे देखते हैं आप इसे? इसमें डेवलपमेंट हुई है जो परसों टाइम्स ऑफ इसराइल में खबर छपी थी जी, और उसमें वो डोनाल्ड ट्रंप के रेफरेंस से वो खबर थी जिसमें उन्होंने हिजबुल्लाह को एज वन ऑफ द स्टेक होल्डर तस्वर कर लिया और उन्होंने कहा था कि जो मुज़ाकरात होंगे लेबनान के इसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होगी जी। तो इससे पहले जो मुज़ाकरात हुए थे लेबनान के लेबनानी प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, इजरायली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, उससे अमन नहीं आया था। उस वक्त जो इसराइल जो लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर है नबी बैरी साहब, जो अमल पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया था कि जब तक आप हिजबुल्लाह को शामिल नहीं करेंगे इस तमाम प्रोसेस में, उस वक्त तक अमन नहीं आ सकता लेबनान में। अब चूंकि हिजबुल्लाह भी वन ऑफ द पार्टी, तो मुझे लगता है तो उस तरीके से जो कोई अमन का फार्मूला निकलेगा, उस पर इंतजार करना है क्योंकि उनको मुज़ाकरात होने, तो उसमें कोई बेहतरी आएगी। लेकिन ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि जो भी 14 पॉइंट्स के अंदर जो चीज मेंशन की गई है उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है और उसके अंदर लेबनान इज वन ऑफ द फैक्टर। और अगर वो नहीं होगा तो हो सकता है फिर आप जंग की, ये तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन हैव नो ऑप्शन फॉर अंडरटेकिंग अ जंग। अमेरिका के पास ऑप्शन नहीं है कोई जंग करने की, क्योंकि जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने परसों G7 की समिट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और वो जवाब दे रहे तो उन हॉकिश एलिमेंट्स का जो अमेरिका के अंदर ये कह रहे हैं कि आपने अपने मायदा क्यों किया ईरान से, तो उसका रेफर करके उसने कहा कि जी अगर हम ईरान से मायदा न करते तो हमारा 3 फिगर उन्हें दिए थे, हम ईरान पे अगर बॉम्बिंग करते रहते तो हमारा $500 मिलियन, $600 मिलियन, $700 मिलियन का खर्चा होना था और अगले 2 हफ्तों में हमारे रिजर्व था, 4 हफ्तों में हमारे रिजर्व खत्म हो जाने थे और वो हमारे रिजर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले हुए। तो आप चाहते हैं कि मैं ईरान पे बॉम्बिंग करता रहता, तो अब जो लेबनान को फोल्ड में लेके आना है वो अमेरिका की जिम्मेदारी है और अमेरिका के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मैं कल गिडन लीवी का परसों इंटरव्यू सुन रहा था जो हेराल्ड के चीफ एडिटर हैं और वो इंटरव्यू उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, ये उनके वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका के बगैर इजराइल इज जस्ट नथिंग। सो इफ दिस इज द थिंग, और जो उसको जेडी वैंस भी ये कह चुके हैं कि याद रखिएगा कि दुनिया पूरी आपके मुखालिफ है, सिर्फ ट्रंप आपका सपोर्टर है और आपके पास जो हथियार थे वो अमेरिका के अंदर बने हैं और अमेरिकन टैक्स पेयर से गए। तो देयर इज अ डिवाइड इन जो अपना थिंकिंग जो पहले नहीं थी और मार्को रूबियो ने भी ये कहा और आपने ट्रंप की और अपना नेतन्याहू की जो बातचीत हुई थी वो भी आपको। तो मेरा ख्याल ये है कि इस अमन के लिए वैसे तो ट्रंप साहब बड़के मारने से बाज नहीं आएंगे, वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे बिकॉज दैट इज हिज साइकी। वो समझते हैं कि हर चीज को प्रेशर से, अब ईरान ने उनको इतना बड़ा मैसेज दिया है कि भाई आप हेजेमनी से सब्जुगेट नहीं कर सकते एक ईरान जैसी कौम, तो उनको अब ये लेसन लेना चाहिए
लेकिन क्योंकि उनकी आदत है वो चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश करने की, से बात नहीं आएंगे। बट वन शुड नॉट टेक हिम सीरियसली, बिकॉज एक दिन वो एक चीज कहता है, दूसरे दिन वो कुछ और कह देता है। तो इसलिए अब लेबनान को भी मेरा ख्याल पीस के लिए, अगर लेबनान को अमेरिका ने ऑनलाइन ना किया, जो अमेरिका की और आपका पॉइंट आ गया। पैरेलल बहुत सी चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, उन सारी चीज़ों का अहाता करने की हम कोशिश करेंगे। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक वापस आएंगे तो हम ईरानी दौरे की बात करेंगे। पाकिस्तान का दौरा करने वाली है ईरानी लीडरशिप, उस दौरे में क्या होने जा रहा है, और इसके साथ साथ ये जो 60 दिन हैं जिसमें ये नुकात फाइनल हुए हैं, नुकात पे अमल दरामद होता है या नहीं होता, और ये 60 दिन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ ये पॉइंट भी हम सामने रखेंगे कि अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो मौशरी तौर पर ईरान को कितना इससे फ़ायदा होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। वो ईरान जो बरसों से हम देख रहे थे कि बहुत सी पाबंदियों का सामना कर रहा है, मौशी लिहाज से भी खासा कमज़ोर नज़र आ रहा है, अब वो कुछ उम्मीदें देख रहा है, कुछ ख्वाब देख रहा है। जब ये सब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर ईरान अमेरिका मुआहिदा हो जाता है तो मौशी तौर पर ईरान को इसका किस हद तक फ़ायदा होगा। सामने जैसे हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जिस रास्ते पे वो पिछले 47 साल से चल रहा है। गोया कि आपको याद होगा जब से रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने एक ऐलान जंग किया, और फिर वो एक तसादुम की सी कैफियत रही अमेरिका और ईरान के दरमियान। बल्कि मैं यूँ कहूँगा सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं, तकरीबन तमाम दुनिया के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो कशीदा ही हैं, चाहे यूरोप है चाहे उनके नेबर्स हैं। लेकिन दूसरा रास्ता वो है जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि अगर वो जो MOU हमने देखा है उसके अंदर भी इसका जिक्र किया गया है कि अगर वो अपनी जारहाना अज़ाइम छोड़ देता है और वो अपनी फोकस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे करता है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलते हैं, जिसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि उनके जो ज़खायर हैं मादनियात के, तेल के, गैस के, वो एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे ओपनली, यानी उनके जो सैंक्शंस हैं वो लिफ्ट हो सकती हैं। इसके अलावा उनके जो मुंजमद असासे हैं दुनिया भर में मुंजमद हैं, वो भी उन पर भी सैंक्शंस, उनके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। तो गोया वो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर गामजन हो सकते हैं ये। लेकिन ये तमाम चीज़ें तभी मुमकिन होंगी जब वो इस चीज़ की एश्योरेंस देंगे, बिकॉज ये तमाम जो चीज़ें जिनके बारे में जिक्र किया गया है इन एग्रीमेंट में, इस एग्रीमेंट में और जो मुज़ाकरात के दौरान जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो दीज आर कंडीशनल टू द फैक्ट कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर अज़ाइम जो है अपने छोड़ देगा। और इस खित्ते में मौजूद कुछ ऐसे एंटिटीज़ जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जिस तरह के हम लेबनान का जिक्र करते हैं जब, तो अगर जंग है लेबनान के साथ नहीं, लेबनान की इजराइल से जंग नहीं है, वहां पे हिजबुल्लाह की इजराइल के साथ जंग है। तो हिजबुल्लाह जो है वो एक आर्म्ड मिलिशिया है जो कि लेबनान के मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रही है। अब उस मिलिशिया को कौन सपोर्ट करता है, कौन उसको वेपन्स देता है, असला उसके पास कहां से आता है, वो अगर इन तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करना ईरान छोड़ देगा तो फिर एक और स्टेप को वो मीट करेगा, फिर मजीद सैंक्शंस उठ जाएंगे। आई थिंक ये सैंक्शंस और इक्तिसादी जो पाबंदियां हैं उनके खात्मे के लिए ज़रूरी होगा कि ईरान जो है वो अश्योर करे वर्ल्ड कम्युनिटी को कि वो एक तो न्यूक्लियर अज़ाइम नहीं रखता, दूसरा आपना हुर्मुज़ के ऊपर कोई कतगन नहीं होगी, और तीसरा ये कि जो प्रॉक्सीज हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनकी सपोर्ट भी वो छोड़ देगा। और मिसाइल ईरान भी अश्योर कराए। और ब्रिगेडियर साहब आपके सामने सवाल ये रखना चाहूँगी कि दोनों तरफ से जो अश्योरिटी है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिका ने जो नुकात जिस पे अग्री किया है, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका श्योर है, अमेरिका की तरफ से वायलेशन नहीं होगी, और फिर दूसरी तरफ ईरान भी है, दोनों तरफ से इन नुकात पर अमल दरामद कितना ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि ये मुस्तकिल अमन की तरफ जाए? बात है कि इसका बैकग्राउंड में अगर आप चीज देखेंगे तो उसमें आपको अंदाजा लगा होगा कि ईरान कोई ट्रबल इनिशिएट नहीं करती जी। इट इज अमेरिका या इजराइल जो कोई ना कोई शोरश जो है उसको छोड़ते हैं। अब जब बाराक ओबामा के जमाने में 4+1 वाला माहिदा हुआ था और उसमें फिर IAEA के इंस्पेक्टर जो है वो आ गए थे ईरान के अंदर, तो ईरान ने उस पर मनवान अमल किया। तो जिस वक्त तक डोनाल्ड ट्रम्प ने आके उसको एब्रोगेट किया था ना, खत्म किया था, तो ईरान तो उस वक्त तक बड़े आराम से बैठा था। और जनाब मोहतरम खामनेई साहब शहीद वो फतवा दे चुके थे कि हमने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं बनाने जी। अब इस पे ईरान से तो आप तवक्को कर सकती है कि ईरान अपनी जबान पे कायम रहेगा, क्योंकि ईरान बड़ा निटी-ग्रिटी में जाके मुज़ाकरात करता है, वो हर एक चीज को इफ एंड बट को समझते हैं। जैसे अमेरिकन हेजेमनी है, आपने देखा, और उसका मुजाहरा तो आप कल देख चुकी है ट्रम्प की तरफ से कि जी मैं वापस नहीं जाने दूंगा। तो
अगर इसको किसी ने फिर एक्सप्लॉइट वो किया, इसके अंदर इजराइल तो है ही एक कांस्टेंट फैक्टर है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दे लाइक टू सैबोटाज द होल पीस डील, बिकॉज उनका जो मकसद जो है वो वॉर के अंदर पोशीदा है, और वो ये समझता है शैतान याहू कि जब तक जंग जारी है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज अगर खत्म होगी तो उसके ऊपर बहुत सारे ग्राफ चार्जेस हैं, वो उसके अंदर ट्रायल उसका शुरू हो जाएगा। और अभी ईरान का इजराइल के अंदर लोग जो है उसके बड़े खिलाफ हुए हैं, बल्कि जो कंजर्वेटिव ज्यूज हैं वो तो उसके खिलाफ बहुत सारे मुजाहरे कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सो अगर इसमें कोई इसमें जरूरत समझ की है कि अमेरिकन लीडरशिप इस चीज को पहचाने और सिर्फ इसको इलेक्शन नवंबर के इलेक्शन के एंगल से ना देखे, बल्कि दुनिया के ओवरऑल पीस के एंगल से देखे। अगर इसकी कोई, मैं आज आपको बता दूं, इसकी कोई एक्सप्लॉइटेशन होगी इसके अंदर को, तो वो अमेरिका या अमेरिका की तरफ से होगी, इजराइल तो करेगा ही। अब इजराइल को कंट्रोल करना अमेरिका की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के तो ताल्लुकात नहीं है इजराइल से, ना ईरान के ताल्लुकात है, बट इफ समथिंग हैपन then Iran will retaliate। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ईरान के हवाले से ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर ये मुआहदा हो जाता है और चीज़ें बेहतर होती हैं तो ईरान को किस हद तक मौशी फ़ायदा इससे हासिल हो सकता है? वो सैंक्शंस जो अरसे से ईरान पे लगी हुई हैं, अगर वो सैंक्शंस हट जाती हैं तो आप ईरानी मईशत को बेहतरी की तरफ जाता देख रहे हैं? बात यह है कि एक तो सैंक्शंस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने वही फिर G7 की समिट के बाद कहा था कि जी जो पैसा फील हुआ है वो ईरान का पैसा है, वो हमारा पैसा नहीं है, तो वी शुड रिलीज इट टू देम, इट बिलोंग्स टू ईरान। अगर वो पैसा ईरान के पास वापस आ जाता है तो आप खुद ही सोचिए कि उस पैसे का ईरान के अंदर, ईरान जो है उसके अंदर आज भी जो PhD डॉक्टरेट है उनकी कैबिनेट में, वो आपको पता है उनकी जो पॉपुलेशन ज्यादा है वो यंग पॉपुलेशन है 30s के ऊपर, और वो बड़ी एजुकेटेड पॉपुलेशन है। और उसके अलावा अगर उन्होंने इन तमाम पाबंदियों के अंदर जिंदा रहना सीखा है तो वो उनके वो दे आर दी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस, उनके पास 1200 बिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है, जो दुनिया की गैस रिजर्व का 12% बनता है जी। और तो जो 208 बिलियन बैरल ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व उनके पास है, 4th लार्जेस्ट पावर है जिसके पास। अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर उनका ऑयल जो वो चीप ऑयल बेचते हैं वो अगर शुरू हो जाता है और गैस शुरू हो जाती है तो उसको ईरान को माशी तौर पे तो फायदा होगा, पाकिस्तान अगर चाहेगा तो बहुत फायदा होगा पाकिस्तान को। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान चाहेगा, क्या पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसी मौजूद है जो अवाम के इंटरेस्ट का ख्याल रख सकती है? क्योंकि ईरान ने तो अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिछाई हुई है, हमें अपने हिस्से की पाइपलाइन, हमने तो अमेरिका के एक धमकी के अंदर आके हमने वो पाइपलाइन जिसका सर्वे भी हो चुका है वो खत्म कर दी थी। सो ईरान विल इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर आल्सो, अगर ये जो है। और यही चीज आप याद रखिएगा, अंदर इनर साइड में बहुत सारे ममालिक हैं जिनको यही डर है कि ईरान जो है वो एक रीजनल पावर के तौर पे उभर के सामने है। और आप अंदाजा लगाइए, मैं एक चीज आपसे और अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि ईरान ने इस पर जो कुछ किया है उसने पूरी आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ा है, और वो जो ग्रेटर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है जी। वो जो उन्होंने नक्शा बनाया हुआ ना ट्रायंगल में, एक तरफ दजला एक तरफ फरात, और कहते हैं इसके दरमियान सारी जमीन हमारी है और सारा जगह हमारी है, वो दबड़गूस कर दी है ईरान ने। और उसका मुस्लिम ममालिक को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जो वो नक्शा खींचते थे वो तमाम का तमाम इन मुस्लिम ममालिक के अंदर से गुजरता था। बिल्कुल सही ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त जानिब इशारा किया है। ये सवाल जावेद साहब मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि ईरान ने सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि दीगर इस्लामी ममालिक का भी मुकदमा लड़ाया है। सर, खलीजी ममालिक का स्टेटस आप क्या देखते हैं? कैसे ताल्लुकात होंगे ईरान के साथ, और फिर आगे अमेरिका के साथ जो सिक्योरिटी उनके बेसिस हैं, आपको लगता है कि वो रहेंगी? और क्या अभी भी अमेरिका पर रिलाय किया जा सकता है? क्योंकि देख लिया उन्होंने कि जो अमेरिका सिक्योरिटी का प्रचार करता था वैसी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं कर सका। जी, मैं तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि ईरान ने इस्लामी ममालिक का मुकदमा लड़ा है। इसराइल ने तो हमले किए हैं इस्लामी ममालिक के ऊपर, उसने तो सऊदी अरेबिया पे मिसाइल दागे हैं, कुवैत पर, बहरीन पर, UAE पर। ये कैसा मुकदमा लड़ा है कि उन पे हमले करके उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है? तो आई डोंट एग्री विद दैट एनालिसिस एट ऑल। जहां तक सवाल है हम इस अगर गुफ्तगू का फोकस रखेंगे इस प्रोसेस की तरफ,
तो मैं आपको ये बताता चलूंगा कि यहाँ पे पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंट मीडिएशन एफर्ट्स हैं वो अगर अमेरिका को हम क्रिटिकली हमेशा अमेरिका को प्रेसिडेंट ट्रंप को बुरा भला कहेंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल ने तो उनको नॉमिनेट किया है फॉर द पीस, नोबेल पीस प्राइज। तो हम तो फिर स्टेट पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। यानी क्या आप, अगर हम ये समझते हैं तो मेरी समझ में नहीं आ रही ये गुफ्तगू, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम तो यहाँ पे इस मसले का हल तलाश करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को दुनिया अप्रिशिएट इसलिए कर रही है, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, हर किसी का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा नहीं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट ट्रंप को फॉर द नोबेल पीस प्राइज। आप जानती हैं ना इस बात को? तो ये तो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। तो मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि हम जब मीडिएशन की बात करते हैं दुनिया के ग्लोबल स्टेज के ऊपर, तो वहां पे फिर हम दोनों अतराफ की बात को जो है वो समझकर उसकी रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम एक तमाम हमारा फोकस ये होगा कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका बुरा है, अमेरिका ने ये कर दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अनस्टेबल हैं, और इधर हम कहते रहेंगे कि ईरान बहुत अजीम रहनुमा है वो जो मुकदमा लड़ रहा है, तो मैं तो इस एनालिसिस से एग्री नहीं कर सकता। क्योंकि बात यह है कि ये एक डिस्प्यूट है जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान है, उसके अंदर बहुत सारी रीजंस हैं। उन रीजंस के बारे में गालिबन इस महदूद वक्त में हम शायद बात ना कर सकें। लेकिन आपका पॉइंट आ गया, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। मैं ब्रिगेडियर साहब का और मंसूर जाफर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जावेद साहब हमारे साथ होंगे। जावेद साहब, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जेडी वेंस एज अ पर्सन आपने उन्हें कैसा देखा? क्योंकि हमने देखा कि शुरू से अभी तक बड़े प्रोमिनेंट वो रहे, और फिर आगे उनका फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं, इस सब पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमरीकी जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है और आबनाए होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। खित्ते में जंग बंदी चाहते हैं, मुस्तकबिल के ख़त्मी माहदे के लिए एक मजबूत बुनियाद भी रख दी गई है। जावेद साहब, वही सवाल जो ब्रेक से पहले मैं आपके सामने रख के गई थी, जेडी वेंस की अगर हम बात करें तो एज अ पर्सन आप उन्हें किस तरह से देखते हैं? कितना उन्होंने इम्प्रूव किया? पहले हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जो दौरा था और वो मुज़ाकराती अमल का हिस्सा थे, बड़े नुमाया रहे, और अब स्विट्ज़रलैंड में भी हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर कितना रोशन मुस्तकबिल उनका लग रहा है? देखिए, जेडी वेंस जो हैं वो एक बहुत ही मेरी नज़र में एक सीनियर पॉलिटिशियन है। उम्र के लिहाज से वो काफ़ी छोटे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप आप जानती हैं ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी बर्थडे थी। 80 साल के बुजुर्ग ही कह सकते हैं उनको हम। तो ये तो कदरे नौजवान है उनके सामने, लिहाजा ऑफ कोर्स इनके सामने अगर इनको ज़िंदगी मिली तो ही हैज़ अ लॉन्ग लाइफ अहेड ऑफ हिम। पॉलिटिकली अलबत्ता वो काफ़ी महारत रखते हैं, वेरी वेल मतलब प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं वो, मुख्तलिफ जो मराहिल होते हैं पॉलिटिकल जर्नी के, उन्होंने तय किए हैं। वाइस प्रेसिडेंट, जो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को समझते हैं वो आपको ये बताएंगे कि अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के। मैं पहले भी आपको अर्ज कर रहा था कि जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है ये बहुत डिफरेंट है हमारे से। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ये डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है खुद, और प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद वो फिर अपॉइंट कर देता है वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट के साथ होता है कैंपेन में, लेकिन उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है या डिफेंस है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तकरीबन 2000 लोगों को वो अपॉइंट करता है। तो प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारे दोस्त जो ये कह रहे थे कि वो मतलब वो पवेलियन में बैठ के बात करें, ऐसा नहीं है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का आपने पूछा, देखिए रवायती तौर पर तो अमेरिकन पॉलिटिक्स में यही होता है कि आपने देखा होगा जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो थे, जब वो इलेक्शन की कैंपेन से दस्तबरदार हुए तो उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट थी कैमला हैरिस, वही सामने आई थी एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो अगर आप उस को देखें या माजी में भी देखें तो बहुत दफा ऐसा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वही जो है प्रेसिडेंट बन के प्रेसिडेंट के कैंपेन लड़ते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में। अगर ये, बिकॉज आप जानती हैं कि ये प्रेसिडेंट ये भी कितना ज्यादा क्रेडिट इनको जाएगा अगर ये मुआहदा जो है ये 60 दिन बड़े अच्छे से गुजर जाते हैं और एक फाइनल डीड हो जाती है, तो ये भी इनके क्रेडिट में मेरे ख्याल में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होगा।
डेफिनेटली इनके क्रेडिट में जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही एक्ट कर रहे होंगे। बहुत बड़ी ऑपोजिशन भी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जेडी वैंस जो हैं वो ज्यादा सॉफ्ट हैं, वो हो सकता है उनको ज्यादा जारहाना अंदाज में पॉलिटिक्स करनी चाहिए, तो उनकी भी अभी मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त होगा ये कहना कि क्या मुस्तकबिल में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होगा तो क्या रिपब्लिकन पार्टी को वही लीड कर रहे होंगे। ये अभी कबल अज़ वक्त है, बिकॉज एक बहुत बड़ी लॉबी रिपब्लिकन पार्टी के अंदर जो है वो मार्को रूबियो को भी मुस्तकबिल का प्रेसिडेंट के तौर पे देख रही है। तो अभी 2 या तकरीबन 2.5 साल रहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की टर्म कंप्लीट होने के। तो अभी इस वक्त मैं मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जेडी वैंस ये भी कह रहे हैं कि जो टेक्निकल मुज़ाकरात है, तकनीकी टीमें हैं, वो अभी भी अपना काम कर रही हैं, तो बैक एंड पे इस वक्त क्या चल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरानी डेलीगेशन भी पाकिस्तान आ रही है, पाकिस्तान उसकी मेज़बानी की तैयारी भी कर रहा है, और इसके साथ साथ जो जेडी वैंस ने कहा है कि जो तकनीकी टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं, तो बैक एंड पे आप क्या समझते हैं कि इस वक्त काम चल रहा है, रुका नहीं है? देखिए बिल्कुल सही है आपने कहा जवेद साहब, बैक एंड पे बहुत काम चल रहा है। और मैं बल्कि यूं कहूं अगर कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रही, मीडिया में जो चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जो हमारे मीडिया की जीनत बन रही हैं, वो हो सकता है शायद 20% हो उन चीजों का जो कि बसे पर्दा हो रही हैं। बिकॉज ये डिप्लोमेसी एक ऐसा मसला है जिसको आप मीडिया ग्लेयर में नहीं कर सकते। इसमें बहुत सी सेंसिटिविटी होती है, बहुत से ऐसे मामला होते हैं जिनको आप पब्लिक नॉलेज में नहीं ला सकते। तो बहुत सा जो एफर्ट्स है वो जारी हैं। और मैं आपको ये कहता चलूं कि जो MOU था वो, अगर आप यूं कहें कि वो एक क्राइसिस मैनेजमेंट का एक तरीक़ाकार था, लेकिन अब जो हम प्रॉपरली एक मरबूत पीस प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो मरबूत पीस प्रोसेस है इसके अंदर 3-4 मेन एलिमेंट्स हैं। ऑफ कोर्स न्यूक्लियर के हवाले से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी बहुत जरूरी है, और अगर न्यूक्लियर के हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड सैंक्शंस के ऊपर रिलीफ होगी, जिसका जिक्र आपने पहले भी किया कि ईरान को इक्तिसादी तौर पर इकोनॉमिकली क्या फायदा हो सकता है। तो ये कंडीशनल होगा इस चीज से कि इनका न्यूक्लियर के हवाले से अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो सेकंड स्टेप जो होगा इनके ऊपर सैंक्शंस उठने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद अपना हुर्मुज हम जानते हैं पहले से ही उसके ऊपर एग्रीमेंट है 7 दिनों में कि उस पर कतगन नहीं लगाई जाएगी, जो ब्लॉकेड्स हैं वो हटा दी जाएंगी। और उसके अलावा जो मेरी नजर में अभी भी एक अहम पहलू है वो है प्रॉक्सीज, जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स की सपोर्ट है। ईरान को ये श्योर करना पड़ेगा कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट नहीं करेगा, और उसका फोकस अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ होता है तो मैं समझता हूं कि ईरान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो खुद को एक इकोनॉमिक पावर बना के दुनिया में। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब, एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।